तो लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हम क्या जानते हैं कि अगर लॉग ऑफ एक्स बेस ए होगा वेयर ए मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू वन, ऐसा होना चाहिए, और एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, मीन्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात की थी। तो क्या है लॉगरिथमिक की ये डेफिनेशन है। तो हमारे पास जो एफ एक्स फंक्शन है, तो एफ एक्स जो फंक्शन है इसमें क्या क्या, इससे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरी में जिसमें हमने कहा कि भाई ए का वैल्यू 0 से 1 लाई करेगा, और सेकंड कैटेगरी जहाँ पे हमने कहा कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन 1। जब हम केस 1 की बात करते हैं, फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या होगा, जब ए आपका 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो ए जब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो उस केस में आपका जो ग्राफ होता है, ठीक है, तो वो ग्राफ कैसा होगा आपका, डिक्रीजिंग होता है, मीन्स इस तरह से आपका ग्राफ जाएगा। ये लॉग ऑफ एक्स बेस ए है, और ए पे ही टोटली डिपेंड हो रखा है कि ए वाला जो वैल्यू है अगर वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो आपका ग्राफ जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। केस 2 की अगर हम बात करें, तो केस 2 में हम क्या जानते हैं कि अगर ए हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, लॉगरिथमिक का जो बेस है, अगर बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो उस केस में आपका जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग होगा। इस तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन होगा आपका। तो ये लॉग ऑफ एक्स बेस ए है। तो इस केस में जिस पॉइंट पे जीरो हो रहा है उसको हमने क्या बोला कि यहाँ पे आपका, है ना, इस वाले पॉइंट पे एक्स का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 1। यहाँ पे भी एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो एक्स का वैल्यू 1 हो रहा है, वट एवर विद द बेस। आपका बेस कुछ भी रहे, एक्स इक्वल टू अगर 1 है तो वहां पे क्या होगा, लॉग 0 होना चाहिए। सही है, तो ऐसा होगा। अब क्या है कि अगर हमारे पास देखो टू डिफरेंट लॉग फंक्शन से दे रखे हैं और दोनों का बेस अलग अलग है, तो हम उसको कंपेयर कैसे करें। तो अगर हमारे पास दो लॉग फंक्शन दे रखे हैं, जैसे हमें लॉग ऑफ 2 बेस एक्स दे दिया और लॉग ऑफ 3 बेस एक्स दे दिया, तो अब हमें कंपेयर करना है कि भाई दोनों ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो कैसे ड्रॉ होगा, है ना। तो हम क्या जानते हैं, लॉग की अगर बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स बेस लॉग ऑफ 2, और सेकंड वाला होगा लॉग ऑफ एक्स बेस लॉग ऑफ 3। ठीक है, तो ये अब मैं ये जानता हूँ कि जब मैं लॉग 2 या लॉग 3 की बात करता हूँ तो लॉग 2 का जो वैल्यू है, लॉग 2 इक्वल टू 0.3010 इस तरह से होता है ना। और log 3 का वैल्यू अगर हम बात करें तो log 3 का वैल्यू कितना होगा हमारा, log 3, तो आपका कितना होता है अप्रोक्सीमेटेड log 3 का वैल्यू, मान लो 0.4 के लगभग मान लेते हैं ना, अप्रोक्सीमेटेड, जो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो अभी मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है वो log 3 हो या log 4 हो, दोनों डेसिमल वैल्यू है ना। क्या होता है बेटे, log 3 का वैल्यू 0.477। ठीक है, तो हम 4 मान के चल रहे हैं, चलो 477 लिख देते हैं। तो अब क्या है कि log 2 और log 3, अब जो इसका वैल्यू है आप क्या देखो डेसिमल में आ रहा है, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल नंबर लूंगा समथिंग इस तरह से, तो अगर डिनोमिनेटर में आने वाला वैल्यू, इसको मैं क्या लिखूं, 1000 डिवाइडेड बाय 301 इस तरह से लिख दूं, और इसे 1000 डिवाइडेड बाय 477, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू की बात करें तो log 2 वाला ये वाला जो वैल्यू होगा वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है, इससे बड़ा आ रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि log ऑफ x बेस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन log ऑफ x बेस 3, है ना बेटे। तो इस तरह से तो मुझे क्या बात समझ में आ रही है कि भाई इसका जो वैल्यू होगा वो इससे ज्यादा होगा। ठीक, तो एक बात तो ये मुझे समझ में आ गई। अब क्या है कि ये जो फंक्शन को आप देखोगे तो ये फंक्शन क्या हो रहा है कि अगर a जो है वो आपका 0 से 1 के बीच में, तो ये स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और ये वाला फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, तो यहाँ पे नेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है।
तो अगर मैं इसी कर्व की बात करता हूँ, जो मेरे पास कर्व दिया हुआ है यहाँ पे, जो इस कर्व की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम बेस चेंज करें, जैसे एक का बेस 2 ले लें, एक का बेस 3 ले लें, तो उस केस में हमारा जो ग्राफ फॉर्म होगा वो कैसे फॉर्म होने वाला है। ठीक है, सही है। तो इसका ग्राफ, मैं रियल ग्राफ आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो कि हमारे पास अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो इसका ग्राफ कैसे आएगा। लॉग ऑफ एक्स 2 और यहाँ पे आपका x हो गया। ठीक है, तो ये देखो बेटे, ये हमारे पास ग्राफ आ रहा है लॉग ऑफ 2 बेस x का। ठीक है, सिमिलरली अब नेक्स्ट ग्राफ की हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दूसरा कोई फंक्शन का ग्राफ है, तो दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं लॉग ऑफ बेस 3। तो 3 की बात कर रहे थे, तो अगर बेस 3 होगा और x होगा तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये है आपका ग्राफ। सही है, तो आप ये देखो, दोनों ग्राफ को अगर आप देखते हो, यहाँ पे ये है आपका रियल में ग्राफ। सही है, तो आप देखो यहाँ पे आपको दो लाइन मिल रही है। अगर आप यहाँ देखो ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, दो लाइन मिल रहा है। जो ग्रीन वाला है वो लॉग ऑफ एक्स बेस 2 है ना। ग्रीन वाली जो लाइन है वो एक्स बेस 2 है, और जो ब्लू लाइन है वो लॉग ऑफ एक्स बेस 3 है। सही है बेटे, तो आप देखो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे आप पॉइंट देखोगे ना, तो ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट आपका जो 1 वाला पॉइंट है ना, 1,0 आपका रूट दे रखा है। सही है, तो ये 1,0 वाला जो पॉइंट है, इस ग्राफ के बाद तुम जब नेचर देखोगे तो ग्रीन वाली जो लाइन है वो यहाँ पे क्या आ रही है, अगर 0 से 1 के बीच में अगर मैं बात करता हूँ, तो 0 से 1 में आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सही है, तो ये ग्राफ आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सही है, और आप देखो इधर इसका नेचर क्या है, लॉग, ये लॉग 2 वाले का है ना। तो हमारा क्या था, लॉग 2 है, ग्रीन वाला जो है वो ग्रीन वाला लॉग 2 है। तो ग्रीन वाला लॉग 2 है और ये लॉग 3 है ना। तो आप देखो ग्रीन वाली लाइन ऊपर लाई कर रही है और ये वाली लाइन नीचे लाई कर रही है। मगर यहाँ पे 0 से 1 के बीच की अगर हम बात करें, तो 0 से 1 में क्या है कि आपका इसका जो वैल्यू है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि 0 से 1 के बीच में नंबर आपका क्या हो जाता है, लॉग का वैल्यू निगेटिव हो जाता है ना। सही है ना। तो आपका क्या है, जो ज्यादा वैल्यू होगा और आगे से माइनस साइन आ गया तो वो मोर निगेटिव है। तो मोर निगेटिव होगा तो वो ज्यादा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, है कि नहीं। सही है, तो ग्राफ का नेचर आपका ऐसा होने वाला है। दोनों के अगर ग्राफ की बात की जाए तो आपका ग्राफ इस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है बेटे, तो ये हो गया हमारे लॉग का ग्राफ। चलो बेटे, तो ये है हमारे पास इस तरह से ग्राफ मिला है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें ग्राफ मिला दोनों से, है ना, कि एक log 2 का ग्राफ मिला है, एक log ऑफ 3 का ग्राफ मिला हुआ है। तो ये वाला जो वैल्यू था ये हमारे log ऑफ 2 बेस x का ग्राफ था, और ये log ऑफ 3 बेस x का ग्राफ था। तो यहाँ से 1 से इस तरफ जाने पे हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा, दोनों का log के वैल्यू पॉजिटिव रहेंगे, है ना। 1 से इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी। और हमने क्या देखा कि भाई अगर 0 से 1 की बात की जाए, तो 0 से 1 के बीच में आपकी जो वैल्यूज है वो निगेटिव आ रही है। तो निगेटिव वैल्यूज के लिए हमने क्या बोला कि अगर वैल्यू निगेटिव होगा तो मोर निगेटिव नंबर मीन्स इसका वैल्यू मोर निगेटिव नंबर है, तो मोर निगेटिव नंबर क्या होगा आपका, लेस होगा। तो इसीलिए ये नीचे और ये ऊपर आ रहा है। सही है, तो आपको इस तरह से ग्राफ फॉर्म करना है जैसे log 2 और इसकी बात हमने की है। सही है, तो पैरेलली यहाँ पे क्या है, हमने क्या बोला, ये ग्रेटर देन है तो ये इससे बड़ा है। सिमिलरली अब मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास log 2 दे रखा है, log ऑफ 3 बेस x, log ऑफ 4 बेस x इस तरह से दिया है, तो अब आप इसका ग्राफ पैरेलली ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो अब हमारी तीसरी लाइन आने वाली है, तो वो तीसरी लाइन कैसे आएगी, यहाँ से आएगी 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 और इस तरह से चले जाएगी। सही है ना। तो इस तरह से हमारे ग्राफ फॉर्म होने वाले लॉग की। तो अगर हमारे पास मोर देन वन फंक्शन लॉग में दे रखा है, तो हम कंपेयर अब कर पाएंगे कि किस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन
होगा। सही है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू था वो 2 और 3 दिया हुआ था, सही है ना। तो अब अगर हमारा बेस कम होता है तो क्या होने वाला है, ठीक। तो अब आप ये देखो कि अगर मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है लॉग ऑफ हम बेस ले रहे हैं यहाँ पे 0.2, 0.2 बेस लेके चल रहे हैं और यहाँ पे x ले रहे हैं। तो आप देखो आपके फंक्शन का जो नेचर है वो डिक्रीजिंग है। अभी तक का क्या था, अगर x हमने देखा, सिमिलरली इसी के साथ पैरेलली मैं बना देता हूँ आपका log ऑफ x बेस। नेक्स्ट फंक्शन में बना रहा हूँ log ऑफ 2 बेस, बेस आपका 2 होगा और x। तो आप ये देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, सही है। gx वाला जो फंक्शन है वो आपका इंक्रीजिंग है और दूसरा जो फंक्शन होगा वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, सही है ना। तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है 2 वाला और दूसरा जो फंक्शन है वो आपका डिक्रीजिंग है। तो मुझे बेटे यहाँ से ये समझ में आ रहा है ना। तो देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आपका जो ये फंक्शन था ये log ऑफ 2 बेस x है और यहाँ पे दूसरा फंक्शन है log ऑफ 0.2 x है, सही है। ये दोनों फंक्शन है। तो क्या हुआ कि x का जो वैल्यू था, यहाँ पे जो आपका वैल्यू आ रहा था, इस वैल्यू की वजह से आपकी चीजें पॉजिटिव हो गई है। ये जो वैल्यू है 2 है ना, सही है, और यहाँ पे 0.2। तो अब क्या है कि अब मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर 0.2 के साथ समथिंग कोई दूसरा वैल्यू बेस चेंज हो जाता तब क्या होने वाला है चेंज। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी के साथ एक दूसरा फंक्शन ले रहे हैं जिसका बेस हम 0.3 ले लेते हैं। तो फंक्शन हम ले रहे हैं log ऑफ, इसमें जो आपका बेस होगा वो 0.3 ले रहे हैं और x। तो आप देखो आपका जो ग्राफ फॉर्म हो रहा होगा, सही है, वो कैसे ग्राफ फॉर्म हो रहा है, ये जो लाइन फॉर्म हो रखी है, सही है। तो नेक्स्ट हमें इस तरह की लाइन मिली है। तो ब्लू लाइन जो आपका वॉलेट लाइन है, वो वॉलेट लाइन लॉग ऑफ 0.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरी जो है वो 0.3 को रिप्रेजेंट कर रही है, सही है। तो ये इस तरह का आपको ग्राफ मिलने वाला है। तो चलो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि इस ग्राफ से हमने क्या सीखा। तो ये है बेटे आपका नेक्स्ट ग्राफ। तो अगर हम ग्राफ को ढंग से देखते हैं, है ना, तो इस ग्राफ को अगर ढंग से देखते हैं तो मुझे क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है कि एक तो आपका जो वैल्यू होगा ये log ऑफ 0.2 है, x है, और ये वाला जो वैल्यू है वो आपका वॉलेट वाला वो 0.3 वाला है ना। सॉरी, रेड वाला जो था, ये रेड वाला log ऑफ 0.3x, ये रेड कलर है, और log ऑफ 0.2x ये आपका वॉयलेट कलर है, सही। तो वॉयलेट कलर वाले को हम क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे आपका जो फंक्शन है जीरो से, अगर मैं बात करूँ जीरो log x डिवाइडेड बाय log ऑफ 0.3, और दूसरा जो फंक्शन था वो था log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ 0.2। तो मैं ये जानता हूँ कि log ऑफ, अभी हमने देखा कि log 0.2 मस्ट बी ग्रेटर देन log ऑफ 0.3, सॉरी इसका रिवर्स होगा, 4 वैल्यू है इसका, तो ये रिवर्स। इसका रेसिप्रोकल लिया तो log ऑफ 0.2 और दूसरा जो वैल्यू log ऑफ 0.2 बेस नहीं है, आपका वैल्यू होगा 0.2, और एक है log ऑफ 0.3, ये दो वैल्यू है हमारे पास। तो इसको मैंने log ऑफ 2/10 और log ऑफ 3/10 लिख दिया, है ना। हमारे पास दो वैल्यू हो गए। अब जो दोनों वैल्यू आ रहे हैं आपके वो डेसिमल में आ रहे हैं। तो जो हमने क्या इससे पहले वाला जो कर्व था उसमें क्या देखा कि अगर आपका नंबर डेसिमल में होता है, नंबर आपका 0 से 1 के बीच में हो डेसिमल में, तो डेसिमल वैल्यू में जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होते जाता है आपके जो लॉग का वैल्यू है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे इसी फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगा, सही है, जैसे जैसे इसका वैल्यू इंक्रीज होगा। तो सिमिलरली log 2 और log 3 की अगर मैं बात करूँ तो धीरे धीरे करके आपका वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है, सही है। तो ये वैल्यू इंक्रीज होगा। तो अब log ऑफ 3 का जो वैल्यू है log ऑफ
इसका वैल्यू इससे ज्यादा है। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भाई log ऑफ 3 का वैल्यू इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। log ऑफ x बेस 0.2 और log ऑफ x बेस 0.3 ऐसे ले लेते हैं अभी, डिवाइडेड बाय log ऑफ 0.2। सही है। तो अब 0.3 का वैल्यू इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ओवरऑल जो वैल्यू होगा वो log ऑफ x बेस 0.2 वाला जो वैल्यू है वो log ऑफ 0.3x से ज्यादा हो जाए, है ना। तो 2 वाला वैल्यू इससे ज्यादा है। सही है ना बेटे। तो आपका यहाँ पे आप अगर लाइन देखोगे कि x वाली जो लाइन है ना, और x हम क्या मान के चल रहे हैं, ये इंक्रीजिंग है, हाँ? इसका वैल्यू 1 से बड़ा है, तो हम 1 से इधर की बात कर रहे हैं अभी। तो आप वॉयलेट लाइन देखोगे, ये जो लाइन है ना log ऑफ, इसको हम क्या बोले 0.2x इससे, और सेकंड वाला जो वैल्यू है ये लाइन, इस लाइन को हमने क्या बोला log ऑफ 0.3x। तो ये तो ये, और ये डेफिनेशन किसका है, जब ग्रेटर देन 1 होगा। अगर आपकी लाइन 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में आप देखो, इस वाले के बीच की अगर हम बात करें, तो दूसरा नंबर भी आपका डेसिमल में आने वाला है। मीन्स log ऑफ, मान लो आपने 0.2 लिया, यहाँ पे 0.1 आया, दूसरा वाला वैल्यू भी आपने 0.3 और यहाँ पे 0.1, तो आपके पास log ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय log ऑफ 0.2 है, एक वैल्यू ये और दूसरा वैल्यू 0.1 डिवाइडेड बाय log ऑफ 0.3 है ना। तो मैं नीचे जो वैल्यू आ रहा है, इस वैल्यू से तो ये समझ गया हूँ कि भाई आपका जो log 2 वाला वैल्यू है, मीन्स 1 बाय log ऑफ 0.2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1 बाय log ऑफ 0.3, ये तो मैं समझ गया। मगर मैं ये जानता हूँ कि log 0.1 वाला जो वैल्यू है 0.1 ना, है ना, तो 0.1 वाले वैल्यू को अगर हम देखें तो ये क्या होगा ओवरऑल। पहले तो देखो दोनों का साइन यहाँ पे सेम था, है ना। सही। तो 0.1 के बारे में हम क्या जानते हैं कि भाई आपका जो 0.1 है, तो 0.1 भी कैसा नंबर होगा, आपका निगेटिव नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी निगेटिव हो गई। तो अब क्या है कि इसका मतलब 0.1, हमने नंबर तो सेम रखा दोनों में, ये जो इनिक्वालिटी है इसमें दोनों तरफ नंबर 0.1 log ऑफ 0.1, दोनों तरफ नंबर तो सेम रखा है। सही है, मगर 0.1 वाला जो नंबर है वो निगेटिव नंबर है। तो होगा क्या, जब हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो इसकी इनिक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो अब क्या होगा, log ऑफ 0.1 बेस ऑफ log 0.1 और log 0.2 बेस log 0.1 बेस log 0.3। तो इनिक्वालिटी रिवर्स होने की वजह से, क्योंकि 0.1 नेगेटिव नंबर था, इस वजह से 0.3 का वैल्यू क्या होगा, ऊपर लाई करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रेड लाइन जो है, इसमें जो रेड लाइन है वो क्या है, आपका वॉलेट लाइन से ऊपर लाई कर रही है। ठीक है बेटे। तो ये हो गया लॉग का कंपैरिजन, है ना, दोनों लॉग का कंपैरिजन, कि अगर आपका पॉजिटिव बेस होगा, मीन्स आपका जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 होगा, तब आप कैसे कंपेयर करोगे दोनों ग्राफ को। और अगर आपका जो बेस है वो लेस देन, बेस आपका लेस देन 1 है, तो आपको कैसे कंपेयर करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो हम क्या जानते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन होता है, तो उसको हमने क्या बोला कि वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन रह रहा है, तो वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या है कि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो फंक्शन हमारे पास दे रखा है, इस फंक्शन में भी जो a है, a की दो कैटेगरी होती है कि a 0 से 1 के बीच में लाई करे, या a आपका ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ से हमने दो तरह के ग्राफ मिलने वाला है ना। तो हम दोनों तरह के ग्राफ को पहले एक बार देखते हैं कि किस तरह से आपके ग्राफ फॉर्म होंगे। तो मान लीजिए मैं ग्राफ चेक कर रहा हूँ a टू दी पावर x का ग्राफ। तो मान लीजिए मैं टू दी पावर x का ग्राफ देख रहा हूँ, तो टू दी पावर x का ग्राफ कैसा आएगा वो देखते हैं, है ना। तो ये देखो, ये हमें टू दी पावर x का ग्राफ मिला है। सही है।
तो अब मैं इसी के साथ में पैरेलली जो हमारे पास ग्राफ है, ये टू दी पावर एक्स का ग्राफ है, 1 पे इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। अब पैरेलली इसी के साथ में एक दूसरा ग्राफ भी ले लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है, हम ले रहे हैं 3 टू दी पावर एक्स का ग्राफ। सही है, तो ये हमारे पास दो ग्राफ आ गए। तो अब क्या है कि इन दोनों ग्राफ का हम कंपैरिजन करेंगे। सही है, कि आपके दोनों ग्राफ कैसे जा रहे हैं और क्या हो रहा है। तो देखो बेटे, ये हमारे पास दोनों ग्राफ आ चुके हैं। अब क्या है कि इसमें आप क्या देख रहे हो कि भाई ये वाला जो पॉइंट है, वन वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे दोनों कर्व, दोनों का बेस अलग अलग था, मगर दोनों वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हैं, ज्वाइन करते हुए, है ना। क्योंकि किसी भी बेस होगा, बेस टू दी पावर अगर मैं जीरो लेता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे क्या है, आपने दो कैटेगरी बनाई। एक तो ए जो है, ए ग्रेटर देन वन लिया, तो अभी इन दोनों ही केस में यहाँ पे दोनों जो वैल्यू है, इसमें हमने क्या लिया, ए ग्रेटर देन वन लिया है। तो ए ग्रेटर देन वन में हमने दो कैटेगरी बनाई है। सही है। एक कैटेगरी क्या है कि भाई ए पे डिपेंड हो रहा है अब सब कुछ, है ना। तो यहाँ से हमने दो कैटेगरी में क्या देखा, एक में बेस टू लिया, एक में बेस थ्री लिया। तो मैं क्या जानता हूँ कि अगर बेस आपका टू या थ्री है, तो जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, टू दी पावर x का वैल्यू भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। मींस टू की पावर टू, थ्री की पावर टू, टू की पावर फोर, थ्री की पावर फोर, है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, और बेस क्योंकि थ्री का ज्यादा है, तो थ्री वाला जो वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा। सही है, तो ये होने वाला है। अब क्या है कि जब हम निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो उल्टा होने वाला है, कि टू की पावर अगर मैंने माइनस टू ले लिया और थ्री की पावर माइनस टू लिया, तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, है ना। तो टू की पावर ये हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो अब वैल्यू क्या है कि थ्री वाला वैल्यू डिक्रीज होने लग गया है। हाँ बेटे। तो क्या है कि आपका जो वैल्यू है, आप ये देखो, वन के बाद जो वन के इस तरफ हम देख रहे हैं, तो वन के इस तरफ क्या हो रहा है, आपका दो ग्राफ है, लॉग ऑफ, सॉरी लॉग नहीं, ए टू दी पावर या थ्री टू दी पावर एक्स और टू दी पावर एक्स। तो थ्री की किसी भी पॉइंट पे आप जाओगे ना, जैसे मैं इसी पॉइंट की बात करता हूँ, ये जो है वन पे जो वैल्यू देख रहा हूँ, तो वन पे इसका वैल्यू, थ्री वाले का वैल्यू टू के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर आप टू पे वैल्यू, जो 1.5 पे वैल्यू देखोगे, तो 1.5 पे थ्री का वैल्यू इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। फिर यहाँ पे क्योंकि आपका वैल्यू निगेटिव है, तो निगेटिव वाले में जब हम निगेटिव वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो निगेटिव वैल्यूज में आप देखो, टू का जो वैल्यू है, टू का वैल्यू ज्यादा है ना इसके कंपैरिजन में, थ्री के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि आप देखो, क्योंकि अब रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर निगेटिव आएगा तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकल्स में आने वाले वैल्यूज है ना। तो अगर ये वैल्यू रेसिप्रोकल में आएंगे, तो आप देखो ये ग्राफ कैसे हो जाएगा, इस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी वन जो है वो वन डिसाइडिंग फैक्टर है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा कर्व और राइट हैंड साइड में दूसरा आता है। ठीक है। तो ये है आपका टू और थ्री के बीच में जो नंबर थे, उस पर हमने बेस में डिसाइड किया। तो जब हम इस फंक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो फंक्शन का नेचर है, ये कैसा नेचर है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होगा, है ना। तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। सही है। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो आपका ग्राफ है, इसी के साथ में मैं लेके चल रहा हूँ कि आपका ग्राफ अगर डिक्रीजिंग होता तो क्या होता। तो अगर आपका नेक्स्ट फंक्शन ले रहे हैं जिसका बेस 0.2 हो, तो 0.2 बेस एक्स लें, तो आप देखो, आपको ग्राफ दिख रहा होगा, है ना। सही है। तो ये जो ऑरेंज वाली लाइन है वो कैसी हो गई, अभी डिक्रीजिंग हो गई। 0.3 भी ले लेते, तो 0.3 बेस एक्स, तो ये देखो बेटे, तो ये चारों हमारे पास कर्व है ना। तो आपको दिख रहा होगा भी कि यहाँ पे जो कर्व है, ये जो ऑरेंज लाइन है वो कंटिन्यूसली अब डिक्रीज हो रही है, और वॉलेट लाइन भी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना बेटे। तो इस तरह से आपकी लाइन यहाँ से पास हो रही है।
हाँ, तो ये देखो बेटे, है ना। तो नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, जो वॉयलेट लाइन है यहाँ पे, वॉयलेट लाइन जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है और ऑरेंज लाइन भी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। तो जो ऑरेंज लाइन थी, ऑरेंज लाइन क्या था आपका, ये 0.2x था, और वॉयलेट लाइन क्या था, 0.3, इसका ये x था, है ना। इस तरह से आपका लाइन था, है कि नहीं। तो ये दो हमारे पास लाइन है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास बेस 0.2 दे रखा है, तो 0.2 की पावर आपने समथिंग मजे से -2 ले लिया, 0.3 की पावर -2 ले लिया, दोनों का पावर सही है, तो 2/10 और 3/10, मगर पावर हो गई निगेटिव। पावर अगर निगेटिव होगी तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, तो ये 10/2 होगा और ये 10/3 होगा। तो रिवर्स होने की वजह से क्या है, ये अभी 5 का होल स्क्वायर हो गया, ये 3 पॉइंट समथिंग का होल स्क्वायर हो गया, तो इसका वैल्यू ज्यादा हो गया, मीन्स आपका log 2 वाला वैल्यू ज्यादा हो गया। तो आप देखो यहाँ पे आपको log 2 का जो ग्राफ है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप जाओगे, जैसे -1 की बात करें, तो log 2 कह रहा हूँ, 0.2 बेस x का जो ग्राफ है वो 0.3 बेस x के ग्राफ से ऊपर लाई कर है ना। सिमिलरली यहाँ पे जो वैल्यूज है, यहाँ पे देखो रिवर्स हो रहा है, ऑरेंज वाली लाइन नीचे आ गई और सेकंड जो दूसरी लाइन है वो ऊपर आ रही है ना। सेम जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है आपका, सिमिलरली आप कर सकते हो, जैसे 0.2 की पावर 2 ले लो और 0.3 की पावर 2 ले लो। तो अब मैं जानता हूँ कि 3 वाला वैल्यू 2 के कंपैरिजन में ज्यादा होने वाला है, क्यों, क्योंकि जो भी है 2/10 है, सही है, 2/10 का होल स्क्वायर और ये 3/10 का होल स्क्वायर है, तो होगा क्या, ये 4/100 हो जाएगा और ये 9/100 होगा, तो 9/100 का वैल्यू इससे तो ज्यादा ही होगा। तो इसीलिए अभी क्या है कि आपका दूसरा जो लाइन है 0.3 वाला, वो इस तरफ लाई कर है, ठीक है। तो बेटे क्या है कि आपके पास जो ग्राफ है, अगर लॉगरिथम के केस में ग्राफ मिलता है तो आप दो ग्राफ को कंपेयर कर पाओ। सिमिलरली आपके पास अगर ग्राफ ग्राफ मिलता है किसका, सही है ना, अगर आपके पास दूसरा कोई ग्राफ मिलता है log 2 log 3 का, तो उसको भी आप कंपेयर कर पाओ, सही है। तो ये है हमारा। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बेसिक, जो हमारे पास ग्राफ थे, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मीन्स जो बेसिक कर्व्स हैं, तो ये सब हम ऑलरेडी ज़्यादा पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ मैं। तो आपका जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के बारे में हम जानते हैं, सर्कल के बारे में हम जानते हैं, सही है। तो आपके पास जो पैराबोला है, तो हमारे पास क्या है ना, थोड़ा सा हमें फीलिंग लेना है कि पैराबोला, हाइपरबोला, और मैं ये कह रहा था कि भाई जिस तरह से हम कर्व बनाते हैं ना, एक्चुअली में रियलिटी में वैसा कर्व आता नहीं है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा इसके जो ग्राफ है वो बेसिक ग्राफ को ढंग से देख पाएं और समझ पाएं कि भाई आपका जो ग्राफ होगा वो कैसे आने वाले हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे कोई पैराबोला का ग्राफ देखना है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, तो वो ग्राफ कैसा होता है, तो 4 हम y स्क्वायर इक्वल टू 4x लेके चलते हैं, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ, सही है। तो ये देखो, ये तो हम जैसे बनाते हैं वैसे ही ग्राफ आ रहा है, मगर इसमें एक आप नेचर देखोगे कि भाई आप ये देखो इसके ग्राफ कैसे जा रहे हैं ना। तो ये है इसका रियलिटी में ग्राफ, और हम क्या है ना, यहाँ से जो ग्राफ है उस ग्राफ को, एक्चुअली क्या होता है कि हम जो ग्राफ फॉर्म कर रहे होते हैं वो यहाँ से ऐसे करके फॉर्म कर रहे होते हैं, इस जगह से ना। सॉरी, इसमें चल नहीं रहा है। तो आपका, आप ग्राफ देख रहे होगे तो आप सोचो कि आप रियलिटी में कैसा ग्राफ बनाते थे, और यहाँ पे देखो कि ग्राफ कैसा है पैराबोला का। सिमिलरली इसके साथ एक दो फंक्शन और लेके कंपेयर करते हैं, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x था, y स्क्वायर इक्वल टू समथिंग हम 16x ले लेते हैं, सही है। तो ये देखो, अब क्या है कि जैसे जैसे आपका वैल्यू बढ़ते जाएगा ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन में लाई करते जाएगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू, नेक्स्ट अगर हम 32x ले लेते हैं,
सही है। तो आप क्या देख रहे हो कि भाई जैसे जैसे मैं यहाँ पे ए का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा हूँ, तो हम क्या जानते हैं कि जैसे जैसे ए का वैल्यू इंक्रीज होगा लेटेस्ट रेक्टम भी इंक्रीज होने वाला है ना बेटे। तो लेटेस्ट रेक्टम इंक्रीज होगा तो भाई लेटेस्ट 4a आपका लेटेस्ट रेक्टम होता है, तो जैसे जैसे लेटेस्ट रेक्टम इंक्रीज होगा तो आपका जो पैराबोला है इसका ग्राफ भी धीरे धीरे करके क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो ये हो गया हमारा किसका ग्राफ, पैराबोला का। सही है। तो इस तरह के आपके ग्राफ आएंगे पैराबोला के ग्राफ। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें कि अगर हमारे पास कोई इलिप्स दिया होता तो इलिप्स किस तरह से फॉर्म होगा। तो आप ये देखो कि इलिप्स जो होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह हम ले लेते हैं 16। सही है। प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। ठीक है। और ओवरऑल इतना इक्वल टू क्या हो गया, 1। ठीक है। तो ये देखो ये इलिप्स फॉर्म हो गया आपका। तो इलिप्स, तो अब इलिप्स क्या है, अब इलिप्स में आप क्या देखोगे कि भाई कुछ इलिप्स में जैसे जैसे मैं एक्स स्क्वायर में जो वैल्यूज आ रहे हैं ना, यही वैल्यूज अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो देखो यहाँ पे जो 16 है, इस 16 की जगह ना अगर मैं क्या करूँ, 16 की जगह हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। मीन्स आप 64 ले लो। तो आप ये देखो कि 60x की जगह पे जब हमने वैल्यू इंक्रीज किया तो आपका जो मेजर एक्सिस है वो इंक्रीज हो गया। तो जब आपका मेजर एक्सिस इंक्रीज हो जाएगा है ना, तो मेजर एक्सिस इंक्रीज होने से यहाँ पे जो वैल्यूज है ना, आप क्या देख रहे हो कि ऑरेंज वाला सर्कल अगर 64 लिया तो देखो ऑरेंज वाला सर्कल मिल गया है ना। चलो इसका कलर चेंज कर देते हैं हमारा, तो ये हो गया हमारा ग्रीन सर्कल। तो अब क्या है कि ग्रीन वाला जो इलिप्स है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो बेस है वो 64 है, तो यहाँ पे 64 होने की वजह से क्या होगा कि आपका जो मेजर एक्सिस होगा उसका लेंथ बढ़ जाएगा। अब इसका जस्ट रिवर्स कर रहे हैं कि अगर मेरा जो वाई स्क्वायर के नीचे वैल्यू आ रहा है वो इंक्रीज हो जाए, तो इसको मैं 100 ले ले रहा हूँ। तो देखो 100 लेने से अब आपका जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ बन गया है, सही है। अब मेजर एक्सिस आपका वाई एक्सिस में आने लग गया है। ठीक है बेटे। तो इस तरह से आपका ग्राफ फॉर्म होने लग जाएगा। तो सिमिलरली अगर हमारे पास दूसरा जो कर्व था, इस वाले में अगर हम बात करें कि 9 की जगह में क्या करता हूँ 25 ले लूँ, तो ये देखो आपको एक नेक्स्ट मिला है। इस वाले केस में आपका ये हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैंने इक्वेशन 4 ली है, इक्वेशन 4 में आपका एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25/1, तो इसमें वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में आने वाला वैल्यू ज्यादा है, तो मेजर एक्सिस आपका कहाँ होगा, वाई एक्सिस में होगा। सिमिलरली इक्वेशन 1 की अगर हम बात करें, सॉरी 3 की बात करें, तो इसमें भी आपका 100 है, वाई स्क्वायर के नीचे 100 है, तो इसमें भी आपका वैल्यू कौन सा ज्यादा हो रहा है, आपका वाई स्क्वायर वाला है ना। तो मेजर एक्सिस कहाँ लाई करने वाला है, आपका वाई स्क्वायर में। तो जैसे जैसे एक्स के नीचे वैल्यू जो है उसको इंक्रीज करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे आने वाला वैल्यू इंक्रीज होगा तो मेजर एक्सिस आपका एक्स में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, इसमें ही हमने एक ऑक्सिलरी सर्कल की बात की थी कि जब दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा तो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका 25 वाला है मैं वो लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे भी अगर मैं 25 कर दूं तो देखो हमारे हमें मिलने वाला क्या है, सर्कल मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या सर्कल दिख रहा होगा एक ये। इस वाले में देखना है कि अगर यहाँ पे 64 की जगह पे 100 अगर हम लेते, तो आप देखो बाहर ये जो ब्लू कलर से आपके पास दे रखा है, ये ब्लू कलर वाला ही इसको रेड बना लेते, तो ये रेड कलर वाला क्या है, ऑक्सिलरी सर्कल है हमारे पास। सही है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे डिफरेंट जो इक्वेशंस हैं वो डिफरेंट इक्वेशंस के साथ में क्या देखा, इसका सर्कल से देखा है। सही है। ठीक है बेटे। तो ये हो गया। तो आप ये देखो यहाँ पे हमने क्या डिफरेंट ये जो अलग से सर्कल्स लिए हैं ना, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, उसका ये एलिप्स हो गया, तो ये सर्कल हमारा क्या है, ये आपका ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी सर्कल है। सही है बेटे। तो ये हो गया। तो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कि अगर हमारे पास हाइपरबोला होता तो हाइपरबोला किस तरह से होगा। तो हम बात करें अब हाइपरबोला की, तो हमारे पास हाइपरबोला की कुछ इक्वेशंस ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16
सही है, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1। ये आ गया बेटे अपना पहला हाइपरबोला। तो आप ये देख रहे हो कि रियलिटी में हम हाइपरबोला कैसा बनाते थे और यहाँ पे देखो कैसा होता है। देख रहे हो आप हाइपरबोला को कैसा, मतलब कर्व आ रहा है आपका, एक शार्प कर्व टाइप का आ रहा है। तो ऐसा होता है हाइपरबोला ना, जनरली ऐसे होता है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा बड़ा भी करो तो इसका कर्व इस तरह से जाता है, शार्प जाता है और हम बनाते हैं। अब देखो इसके साथ में हमने एसिम्प्टोट की बात की थी, तो मैं पहले अगर इसके एसिम्प्टोट्स भी बनाऊं ना, तो एसिम्प्टोट आपका क्या y इक्वल टू एक्स लाइन था, तो y इक्वल टू एक्स लाइन यहाँ पे एसिम्प्टोट हो गया। और दूसरा y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, तो y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। तो ये तो इसके एसिम्प्टोट है ना, सही है। एक तो एसिम्प्टोट ये हो गया इसका, और एक दूसरा एसिम्प्टोट ये है। तो ये हमारे पास दो एसिम्प्टोट हैं। तो आप ये देखो कि कैसे कर्व हम रियलिटी में बना रहे होते हैं, है ना, और यहाँ पे कैसा हो रहा होता है। तो ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। देख रहे हो कैसे शार्प कर्व जा रहा है आपका हाइपरबोला। सही है, देखो इस पॉइंट पे तो आपका जा रहा है, यहाँ पे आप जीरो के पास में देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा कर्वी नेचर इसका दिखता है, मगर जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में आओगे तो आप देखोगे कि आपका जो ग्राफ है ना, ये देख रहे हो इसका ग्राफ, तो ये इंफिनिटी तक का जाते रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये इंफिनिटी तक का जाते रहेगा, है ना। तो ये इस तरह से कर्व आपका ऐसा कर्व आता है हाइपरबोला का। ठीक है, तो एक तो और हाइपरबोला में हम देखते हैं इसी में। बेटे नेक्स्ट इक्वेशन में देख रहा हूँ जिसमें एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि अब मैं x का वैल्यू कम ले रहा हूँ और y का वैल्यू ज्यादा लूंगा, तो आपका जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस चेंज हो जाने वाला है। तो अगर ट्रांसवर्स एक्सिस की बात देखो, अभी मैंने इसको 16 ले लिया है, y के नीचे आने वाला जो वैल्यू है, और इतना इक्वल टू अगर मेरे पास 1 हो गया, तो अब इस केस में आप देखोगे कि आपका जो पहले कर्व नीचे इधर जा रहा था वो इधर जा रहा है। तो इसी के साथ में ना दोनों को कंपेयर करते हैं कि भाई अगर यहाँ पे 16 हो जाए, ठीक है, और दूसरा इसकी जगह पे अगर 9 है, सही बेटे। तो ये है, देखो ऐसा नेचर है। अगर आप इसकी बात करोगे, मीन्स इसका रेड कलर में है वो इक्वेशन 1 है आपका, मीन्स जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस में लाई कर रहा है। ठीक है, और दूसरा वाला जो है उसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। दोनों के बीच में आप सोचो कि हम लोग बनाते रियलिटी में बना कैसे रहते हैं, और यहाँ पे देखो कैसा मिल रहा है आप, है ना। तो ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा दोनों में। ठीक है, हाँ अभी मान लो कि आपने इक्वेशंस में जो वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यूज को अगर आप थोड़ा इंक्रीज कर दोगे, जैसे मान लीजिए 16 है तो 16 की जगह अगर मैं 100 कह दूं, तब आपका वैल्यूज यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये देखो 100 होने पे इसका वैल्यू इस तरह से हो गया। तो ये भी सेम उसी तरह से है कि देखो ट्रांसवर्स एक्सिस की जब हम लेटेस्ट रेक्टम की बात करते हैं तो बी स्क्वायर बाई आपका, है ना, तो क्या होता है 2b² बाई ए होता है ना। तो ए का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा लेटेस्ट रेक्टम का। सही है ना, तो यहाँ पे इस तरह से हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो कि अगर 16 की जगह यहाँ भी अगर मैं 100 कर देता हूँ तो क्या होने वाला है, सही। तो क्या दिखा आपको कि जैसे ही मैंने y के नीचे जो वैल्यूज था उसको इंक्रीज कर दिया तो इसका लेटेस्ट रेक्टम भी क्या हो गया, ओवरऑल डिक्रीज हो गया। सही है बेटे। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, हाइपरबोलास फॉर्म किया जाएगा। अब जो दो हाइपरबोला दे रखे हैं उस दो हाइपरबोला को आप कंपेयर भी कर सकते हो। सही है, तो कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसी में 100 की जगह 80 ले लूं, तो आपको दिखाई देगा। देखो अब यहाँ पे क्या है, एक यूनिफॉर्म नेचर है ना। यहाँ पे जो कर्व ऊपर लाई कर रहा है वो हमेशा ऊपर लाई कर रहा है कहीं पे भी जाए। ठीक है, इधर भी देखो जो ऑरेंज वाली लाइन है ये हमेशा ऊपर लाई कर रही है। सिमिलरली इधर भी देखोगे तो ऑरेंज वाली लाइन ऊपर ही लाई कर रही है
है ना। तो इस तरह से हो रहा है। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइपरबोला में जो वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा है। मीन्स हम वैसे भी जानते हैं कि भाई जो हाइपरबोला है वो किससे जाना जाएगा, अपने लेटस रेक्टम से जाना जाएगा। तो अपने लेटस रेक्टम से जाना जाएगा, तो लेटस रेक्टम जिसका एक बार ज्यादा है उसका हमेशा ही ज्यादा रहेगा। सही है। जिसका कम है उसका हमेशा ही कम रहेगा। तो वो हमारे पास जो इनिशियल इक्वेशन दी रहती है वो इनिशियल इक्वेशन से डिसाइड हो रहा होता है कि कैसा होगा। सही है ना बेटे। तो इस तरह से तो ये है आपका बेसिक हाइपरबोला के जो डिफरेंट कर्व्स होंगे। अब क्या है कि हमने इसमें ऑक्सिलरी सर्कल की भी बात की थी, तो उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो मेजर एक्सिस, सॉरी, जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है वो कौन सा है, एक्स एक्सिस है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, है ना। तो आपका ये देखो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सिलरी सर्कल फॉर्म होगा, है ना। ठीक है बेटे। तो इस तरह से डायरेक्टर सर्कल तो यहाँ पे होता नहीं है। ठीक है। तो डायरेक्टर सर्कल तो यहाँ पे पॉइंट सर्कल होता है, तो इस तरह से आपका फॉर्म होगा ऑक्सिलरी सर्कल की अगर हम बात करते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली अब क्या है कि आपको बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसकी, क्योंकि जब आप एरिया अंडर द कर्व पढ़ोगे तो एरिया अंडर द कर्व में क्या होगा, आपको डिफरेंट एरियाज कैलकुलेट करने होंगे। मीन्स अगर मैं यहाँ पे 25 की जगह पे क्या कर देता हूँ, अब आपको ऐसा पूछा जाएगा कि मान लो इसके 25 की जगह पे 100 है, तो यहाँ पे जो एरिया अंडर द कर्व है, दोनों कर्व के बीच का एरिया, तो वो कितना होगा। तो इसके लिए हमें बेसिक जो ग्राफ है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। सिमिलरली आपको क्या करेगा, वाई पैराबोला दे देगा, हाइपरबोला के साथ में उसने पैराबोला दे दिया। ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू जैसे 4x, आपसे कहा कि हाइपरबोला ये सर्कल के बीच का एरिया निकाल दो, या आपसे बोला कि हाइपरबोला और पैराबोला के बीच का जो एरिया है ना, दोनों कर्व के बीच में इंक्लूज हो रहा है, उसका एरिया कितना होगा, वो एरिया कैलकुलेट करके बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बेसिक एरिया की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो ये बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, तब जाके हम ये सब चीजें कर सकते हैं। तो वो कब होगा, जब हमारे पास जितने भी कर्व्स हैं उसकी बेसिक नॉलेज होगी भाई, कि हमारे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसे ड्रॉ करेंगे, हाइपरबोला की इक्वेशन कैसे ड्रॉ करेंगे, सर्कल की इक्वेशन कैसे ड्रॉ करेंगे। पढ़ तो लिया है हमने, मगर पढ़ने के साथ साथ क्या है कि आपके पास जो बेसिक कर्व्स हैं वो बेसिक कर्व आप ड्रॉ कर पाओ। ठीक है। तो ये कर्व सब मैं आपके यहाँ पे रख दे रहा हूँ कि आप लोग नोट्स में देख पाओगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जितने भी ग्राफ ये हमारे पास दे रखे हैं वो हाइपरबोला से रिलेटेड है। सही है। या आपका ये पहला वाला जो ग्राफ था, वो आपका ये वाला जो ग्राफ था वो हाइपरबोला का था। तो इसमें दो तरह के हाइपरबोला की हमने बात की, कि अगर हाइपरबोला आपका क्या होगा, सही है ना, उसमें y का वैल्यू ज्यादा होगा तो इस तरह से फॉर्म होगा, और अगर x का वैल्यू ज्यादा है तो इस तरह से फॉर्म होगा। फिर अगर क्या है, हमने बात की कि अगर x का वैल्यू इंक्रीज कर दें तो आपका ओवरऑल लेटेस्ट रेक्टम इंक्रीज होने वाला है, तो इस तरह से जो ग्राफ ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा हमेशा। इसके बारे में हमने बात की। फिर आपने क्या देखा कि डिफरेंट टाइप के, इसमें भी लेटेस्ट सेक्टम का पूरा खेल है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में जैसे जो a का वैल्यू होगा, जैसे जैसे ज्यादा होते जाएगा लाइन आपकी ऊपर लाइक होती जाएगी, है ना। इस तरह से फिर हमने क्या देखा कि भाई डिफरेंट जो इक्वेशंस है उस इक्वेशंस के साथ में ये आपका इसका हो गया सर्कल, सॉरी, इलिप्स का ग्राफ और उसका ऑक्सिलरी सर्कल का ग्राफ। ठीक है। इसके कंपैरिजन देके फिर आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमने क्या देखा कि भाई अगर मेरे पास एक हाइपरबोला है, ये हमारा हाइपरबोला है, तो इस हाइपरबोला के साथ में अगर पैराबोला दे दिया तो उसका इंटरसेक्शन जो होगा, तो ये जो एरिया है ना बेटे, इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए कहता है आपसे। सही है।
तो ऐसे जो एरिया कैलकुलेशन आप तभी कर पाओगे जब ग्राफ की बेसिक नॉलेज होगी। ठीक है, तो यहाँ तक का ये हो गए हमारे पास पूरे जो ज्योमेट्रिक के बेसिक कर्व है। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक का आपके जितने भी ग्राफ हैं वो सब आप ढंग से देखो। ठीक, तो ताकि कल से जो है ना, कल से हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना ही करते हैं आज। सही है, तो आपके पास जितने ग्राफ हैं, आप थोड़े से जो नोट्स हैं वो नोट्स भी देखो लॉगरिथम से लेके, और आप दो जो फंक्शन है उसको कंपेयर करोगे। तो इसके लिए क्या है, मैं कुछ होमवर्क्स आपको देख रहा हूँ ताकि आप वो ग्राफ बना के लेके आओ। तो हम कंपैरिजन ऑफ टू ग्राफ्स की बात कर रहे हैं। तो आपको लॉग ऑफ 5 बेस एक्स बेस इसका कंपैरिजन करना है लॉग ऑफ 7 एक्स के साथ में। सही, log of 0.7x and log of 0.3x. Compare the graph. See, ये दो। नेक्स्ट है आपका, आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1 को कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। ठीक, similarly x square by 16 minus y square by 25 इक्वल टू 1 को कंपेयर करना है y स्क्वायर इक्वल टू 4x के साथ में। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर बाय 100 प्लस वाई स्क्वायर बाय 64 इक्वल टू 1 को कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 225। सही है, तो ये 5 क्वेश्चंस है, इसके आपको ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो बेसिक जो था, जितने भी ज्योमेट्रिकल ग्राफ है वो क्लियर हो सके। तो जैसे ही ये हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, कल से हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ना है। मेन हमने जो बेस बना रहे हैं ना, तो वो बेस हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के लिए बना रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ही मेन है हमारे लिए आगे जो पढ़ने के लिए। तो इसके लिए हमारा बेस तैयार हो जाएगा। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। तो आप ये जितने भी ग्राफ है, इस ग्राफ की ढंग से स्टडी करो। तो ये मैं नोट्स अभी भेज देता हूँ। ठीक है, और लॉगरिथमिक के जो ग्राफ थे वो ग्राफ जो है उसके बीच में जो जो दिए हुए हैं उस ग्राफ को देखो, और सिमिलरली आपका जो एक्सपोनेंशियल वाले ग्राफ है उसको देखो। सही है, तो इतना ही करते हैं बेटे आज। किसी को कोई डाउट यहाँ तक का?